नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज आज एक नई चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। काफ़ी सुना होगा आपने ये नाम, एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, दोस्तों के बीच में भी सुना होगा। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? ये म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी आजकल यूट्यूब पे काफ़ी नॉलेज है, जानकारियाँ हैं, तो कई लोगों को पता है ये व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस, ये फ़ायदेमंद है नहीं है। ऐड आता है टीवी पे, म्यूचुअल फंड सही है। कई बार लगता है क्या सच में सही है, लास्ट में उसमें बोल देते हैं वो लोग जल्दी जल्दी, म्यूचुअल फंड्स आर मार्केटेड टू सब्जेक्ट रिस्क। तो लगता है यार ये लास्ट में बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो क्या है ये? वो एक डर सा रहता है एक साधारण इंसान में। कई लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड्स का पैसा यार स्टॉक मार्केट ही तो होता है, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगेगा। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का नाम बदनाम कर रखा है ये अपने बॉलीवुड वालों ने। स्टॉक मार्केट का नाम ऐसा है कि पैसा डूबता है। ठीक, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज इस मेरे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अपन ये पता करने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि इसका नाम है, म्यूचुअल प्लस फंड। म्यूचुअल मतलब परस्पर, ये कॉमन है, और फंड मतलब पैसा। बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पैसा लिया जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, उसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है। फिर उस अमाउंट को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही डाला जा रहा है पैसा, वो गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीदे जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनफैक्ट रियल एस्टेट तक में वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो एक अलग कहानी है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों से पैसा लेके उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिन लोगों को एक्सपर्टीज़ हासिल है इस चीज़ में, उनको फंड मैनेजर्स कहा जाता है। तो उस म्यूचुअल फंड में जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो फंड मैनेजर अपने रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस पैसे को थोड़ा करके अलग अलग स्टॉक्स में, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, वहाँ पर इस पैसे को डालता है ताकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। अब म्यूचुअल फंड का एक चीज़ ये भी हो गई कि एक नॉर्मल इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए कि वो सभी टाइप की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे रिटर्न्स देने वाली जो ऑप्शंस है, वहाँ पर अपना पैसा डाल सके। तो ये म्यूचुअल फंड जो होता है हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक म्यूचुअल फंड का पैसा 30, 40, 50 कंपनियों तक में लगा हुआ रहता है, थोड़ा करके, और वो फंड मैनेजर्स उस चीज़ को अपने हिसाब से इंटरनली चेंज करते रहते हैं। कितना पैसा कहाँ से निकाला, रिडेम्पशन किया, कितना कहाँ पे डाला, ये एक हमें पता भी नहीं लगता। हमें बस एक, जब भी हमें अगर पैसा निकालना है, जब चाहे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 दिन में अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के भी फिर अलग तरीके होते हैं। लमसम होता है, यानी एक साथ मोटा अमाउंट डाल दिया। किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो ठीक है SIP कर सकता है, मंथली इतना पैसा उसके म्यूचुअल फंड्स में जाता रहे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड को काफ़ी इसको सिंप्लीफाई किया गया है नॉर्मल लोगों के लिए, कि जिसको एक्सपर्टीज़ हासिल भी नहीं है स्टॉक मार्केट की या इन्वेस्टमेंट दुनिया की, वो इंसान आराम से फ्री माइंड होके अपना पैसा डाल सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मतलब जो अपने परंपरागत जो तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने के, सेविंग अकाउंट में रखना, FD में रखना, रियल एस्टेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, अभी आजकल चल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है, किसान विकास पत्र होते हैं। तो इन सब से कहीं ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सके, इसके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, इनके कैटेगराइजेशन एक तो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। अब अपन यहाँ पर मेनली बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड्स, और तीसरा
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिंपल आप तो ये ध्यान रखो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा जाएगा। इक्विटी शब्द से आप समझ जाओगे ये शेयर मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है। डेट म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स वहाँ पर डाला जाता है। और तीसरा आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड भी एक तरह से वही म्यूचुअल फंड होते हैं, और हाइब्रिड फंड में मिक्सड रहता है ये रेशियो। कुछ पोर्शन उसका इक्विटी मार्केट में डाला जाएगा, इक्विटी मार्केट में डाला जाएगा, कुछ पैसा डेट में डाला जाएगा, कुछ पैसा गोल्ड बॉन्ड्स में, इस तरह से डाल के वो एक हाइब्रिड रहता है। हाइब्रिड शब्द का मतलब ही मिक्स्ड है, तो वो मिक्स्ड पैसा डाला जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डाला जाएगा स्टॉक मार्केट में। इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ़ायदा ये रहता है कि रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। 15, 18, 20 काफ़ी रेयर केसेस में जाता है, 20 लॉन्ग टर्म में, बाकी 14-15% आराम से मिल जाता है। और इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके लिए हमें यही है, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टे इन्वेस्टेड। दूसरा आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या ट्रेजरी बिल्स, इसमें क्या होता है कि रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, 6-7% के आसपास, लेकिन रिस्क भी कम रहता है। फिर आ गया हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड एक ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइंड होता है। हाइब्रिड फंड में भी फिर अलग से कैटेगराइजेशन होता है। इसका कैटेगराइजेशन अगर अपन लें तो एग्रेसिव फंड्स होते हैं, बैलेंस्ड फंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है और इस तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या हमें पैसा लगाना चाहिए, क्या ये सही है? अब एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, पता नहीं क्या, अरे मार्केट रिस्क है यार, डर लगता है उसको। मैं यहाँ पर मेरी रिसर्च या मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि जी हाँ, हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स इतने फ़ायदेमंद है आज के टाइम में। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहे तो वो अपना पैसे को जलाने के बराबर है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा तो वो पैसा, ये मान लीजिए, माइनस हो रहा है, आपका पैसा कम होता जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई की दर, मुद्रास्फीति दर। महंगाई की दर अपन एवरेज भी मान के चले 6% के आसपास चल रही है, ठीक है। और इसमें मिलता क्या सेविंग अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में ये लिख देते हैं 4%, महंगाई 6% बढ़ रही है, मतलब आपका पैसा वैसे ही कम हो रहा है। फिर आ गया एफडी। एफडी अगेन वही 6% के आसपास देती है, मतलब इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाती है एफडी, ठीक है। फिर उसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसमें वही 6-7%, 6-6.5-7% इतना रहता है। किसान विकास पत्र है, ये बहुत सारे जितने, सुकन्या समृद्धि योजना, ये 6-7% से कोई ज़्यादा नहीं है। फिर ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ठीक है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में वही बल्क अमाउंट चाहिए, मोटा अमाउंट चाहिए, वो हर किसी के पास होता नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी करो तो भी, फॉर एग्जांपल किसी ने फ्लैट खरीदा तो एज़ पर द रिसर्च फ्लैट की भी कीमत कितना बढ़ती है एक साल में? 10-12% यही रहता है। एक टीयर 2 सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए एंड में जाके हम अपने पास बचता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। अब इसके मैं बेनिफिट्स बताता हूँ। इसके मैं कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें करना चाहिए। सबसे नंबर 1 चीज़, इसमें अपना पैसा इज़ मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स, मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स। उनके पास उनकी रिसर्च टीम होती है, उनके पास उनका वास्ट एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पर पैसे को डाला जाए ताकि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। ये सबसे पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, अभी चल रहा है SIP। SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बोले तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में अपने बैंक अकाउंट में जाके
नेट बैंकिंग में जाके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दो कि मेरे तो हर महीना 25 तारीख को 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कम करना चाहो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये पर मंथ मेरे अकाउंट से कटता रहे और मेरे म्यूचुअल फंड्स में जाता रहे। ठीक है, इसमें इसका यही फ़ायदा हो गया, अपने को ना सोचने की ज़रूरत है ना अब हम भूल भी जाएँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैसा अपने आप डिडक्ट होता रहेगा। फिर इसके अलावा जो फ़ायदे हैं उसमें, अगर SIP कभी हम मिस भी हो जाती है, कभी SIP बाउंस हो जाती है, तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक बाउंस होने की जैसे नहीं है। यहाँ पे वही बस 5 से 10 रुपये अपने लगते हैं। अगर SIP अपनी बाउंस भी हो जाती है तो 5 से 10 रुपये जो बैंक मैंडेट होता है वही अपने चार्जेस करते हैं। ठीक है, अगला इसका फ़ायदा ये है कि जो अपने परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीके हैं जो आज तक अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देती है। ठीक है, और अगर अपन लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलता ये कंपाउंडिंग होकर काफ़ी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ये इसका अगला फ़ायदा है। और इसका सबसे अच्छा एक और जो काफ़ी बेस्ट, शायद इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मैं यही मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे, ये मैं समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है उसके बच्चे को एजुकेशन के हिसाब से, तो उसको पता है ठीक है आज के 10 साल बाद मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उस हिसाब से डिज़ाइंड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकता है। किसी इंसान को पता है ठीक है 15 साल बाद मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, उस टाइम पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो उस हिसाब से जो डिज़ाइंड म्यूचुअल फंड से वहाँ पैसे डाल सकता है। किसी को अपना रिटायरमेंट प्लान करना है लॉन्ग टर्म, ठीक है आज के 25 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा या आज के 30 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा, तो उस टाइम मुझे एक बल्क अमाउंट चाहिए, तो वो उस हिसाब से जो डिज़ाइंड म्यूचुअल फंड है वहाँ पैसे डाल सकता है। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। तो म्यूचुअल फंड से एक साधारण इंसान को मैं यही करता हूँ, मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा मेरे रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ना सेविंग अकाउंट, ना FD, ना ठीक है, ये सब चीज़ें, हर चीज़ का अपना अलग महत्व होता है, हर चीज़ का अपना अलग महत्व होता है। मैं किसी चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रहा, बट यस, अगर आपके पास है एक्स्ट्रा पैसा, अगर आपकी है इच्छा, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेस्ट अमंग ऑल दीज ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शायद काफ़ी लंबा खिंच गया ये, बट मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके। अगर कोई आपका फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।